May I come in, sir? Good evening, sir. Good evening, ma'am. Good evening, sir. बैठिए। Thank you, sir. अनुराग रंजन Yes, कहाँ के रहने वाले हैं? sir. सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। और दिल्ली में रह रहे हैं या सर अभी यहाँ इंटरव्यू के लिए दिल्ली में इंटरव्यू रह के लिए आए? हाँ, yes. और इंटरव्यू में कौन सा है, पहला है या ये सेकंड CSC का सेकंड इंटरव्यू है सीएससी का सेकंड इंटरव्यू? यस और उसके पहले कौन सा इंटरव्यू दिया है? सर CAPF का दे रखा है 2 इंटरव्यू। अच्छा, तो उसमें सिलेक्शन हुआ था? यस क्या सर्विस मिली थी आपको? सर CRPF। यू आर वर्किंग विद सीआरपीएफ? नो सर, मैंने वहाँ से रिजाइन कर दिया अभी फरवरी में, फरवरी 2024। छोड़ दिया है? यस सर। क्यों? सर क्योंकि मुझे सिविल के लिए प्रिपेयर करना था। मैंने वहाँ से एक्सटेंशन भी लिया था 1 साल का, पर वहाँ पे जाने पे मुझे पता चला कि मैं दोनों में से एक ही चीज़ कर सकता हूँ, तो इसलिए मुझे रिजाइन करना पड़ा वहाँ से। अच्छा, इसलिए आपने आईपीएस से ऊपर रखा है पहले? यस सर, पहली चॉइस IPS। तो पुलिस सेवा आपको इतनी पसंद क्यों है? सर शुरू से ही जब मैंने सिविल का प्रिपरेशन करना शुरू किया था तो यूनिफॉर्म जॉब में ही जाना था, इसलिए मैंने CAPF भी दिया था। तो यूनिफॉर्म जॉब के लिए ही मैंने IPS को पहले प्रेफरेंस पे रखा है। अच्छा, पुलिस जो प्रशासन है यस उसमें आपको ऐसा लगता है कि पुलिस एक्ट को नया एक्ट बनाया जाना चाहिए? जो पुलिस कानून है अभी हमारे पास, पुलिस अधिनियम, कब का है वो? सर पुलिस एक्ट, सॉरी सर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। जो भी पुलिस अधिनियम है वो जब बनाया गया था तो कॉलोनियल माइंडसेट है उसका। यस, वो 1861 का है। तो उसको नया कानून बनाया जाना चाहिए, ऐसा लगता है आपको? सर इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने मॉडल एक्ट बना रखा 2016 का, और उन्होंने बोल भी रखा कई स्टेट से इसको लागू करने के लिए इसके बारे में बात करके, पर अभी वो मॉडल एक्ट है उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, अभी उसको लागू नहीं किया लोगों ने। क्या उसमें समस्या आ रही है? सॉरी सर, समस्या करनी। अच्छा, लॉ ऑफ क्राइम्स बहुत बदल दिए गए सारे के सारे, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस। यस सर। उसके पीछे क्या वजह थी? सर उसमें कई सारे प्रावधान जो थे वो कॉलोनियल समय के थे। जितना BNS IPC था वो भी कॉलोनियल समय का था, 1860 का था, और जो BNSS था वो सिर्फ 1973 का था। बाकी जो साक्षात नियम था वो भी पुराना था। तो वर्तमान समय में देखा जाए तो जो क्राइम है उनके नेचर भी चेंज हो रहे हैं, और कुछ जैसे 124A था जो राजद्रोह कानून का था, उसमें भी परिवर्तन करना था, क्योंकि वो चीज़ें आज लागू नहीं है जो कॉलोनियल समय में लागू थी। और दूसरा जो एविडेंसेस हैं आज के टाइम में वो साइबर से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं, तो वो सब भी चीज़ें चेंज करनी थी, तो इसलिए ये नया कानून लाया गया। तो उसमें बहुत मेजर चेंजेस तो किया नहीं हमने, मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस आर द सेम। सर बहुत सारे चीज़ें चेंज नहीं करनी थी उसमें, जो वर्तमान के समय के नेचर के हिसाब से उसमें चेंज था, तो उसमें चेंज तो हम किया इसमें गया। अमेंडमेंट भी तो कर सकते थे, रिप्लेस करने की क्या जरूरत थी? सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको एक इसलिए चेंज भी किया है क्योंकि उनका कहना है कि हम जो कॉलोनियल चीज़ें हैं उस माइंडसेट से बाहर निकलने के लिए हमें जो कानून है उनको अपने हिसाब से और अपने परिदृश्य में रखने की जरूरत है, इसलिए भी चेंज किया गया उसको। अनुराग, आपको यूनिफॉर्म सर्विस, यूनिफॉर्म पहनने वाले सर्विस के प्रति थोड़ा ज्यादा झुकाव है, क्यों? क्या है, व्हाट इज दैट सेडक्टिव चार्म इन वियरिंग अ यूनिफॉर्म? सर यूनिफॉर्म में वो इसलिए भी अट्रैक्ट करता है कि एक तो डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज़ है जो डिसिप्लिन में आपको रखती है। दूसरा जो फिटनेस आपका हमेशा रहता है, एक लेवल का फिटनेस आपको रिक्वायर्ड रहता है और आप एक्टिव रहते हो उसमें, तो ये चीज़ें जो हमेशा अट्रैक्ट करती हैं। जो यूनिफॉर्म का व्यक्ति होता है वो इन कंपैरिजन ऑफ अदर जो भी होता है लुकिंग वाइज या फिर कॉन्फिडेंस वाइज जो ज़्यादा बेटर लगता है, ये चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। आपको लगता है डॉक्टर्स को स्ट्रिक्टली यूनिफॉर्म में रहना चाहिए बजाते इसके कि वो एक वाइट कोट पहनकर चले जाते हैं? नो सर, उनका वो यूनिफॉर्म है, दैट्स व्हाई दे वियर दैट। अच्छा, और कोई एडवांटेज यूनिफॉर्म का? यूनिफॉर्म Uniform is similarity. India is a country of diversity. यस सर।
डाइवर्सिटी में कितनी आसक्ति है आपको? सर इंडिया की डाइवर्सिटी यहाँ की सबसे अच्छी खूबसूरती जिसे कहते हैं वो है। डाइवर्स चीजें आपको डाइवर्स पर्सपेक्टिव देती हैं, डाइवर्स चीजों को समझ। आपने सोशियोलॉजी पढ़ा है? यस सर। पढ़ा है? कब तक? सर ये सिलेबस में पढ़ा है, बाकी वैसे मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, ग्रेजुएशन सिलेबस में में मतलब क्या ऑप्शनल आपका? इंडियन सोसाइटी के थ्रू जो भी हल्का थ्रू पढ़ा है। अच्छा अच्छा, चलिए वॉलीबॉल आपका पसंदीदा खेल है? यस। वॉलीबॉल को वॉलीबॉल क्यों कहते हैं? वॉलीबॉल वॉलीबॉल क्यों कहते हैं? ये नाम क्यों, इस खेल का नाम वॉलीबॉल क्यों है? क्योंकि हाँ सॉरी इसके बारे में। वॉली और बॉल, बॉल तो समझ में आता है, गेंद होता है। हाथ वॉली से खेलने की वजह से हो सकता है इसका नाम वॉलीबॉल पड़ा। वॉली किसे कहते हैं? कभी क्रिकेट तो खेलते ही होंगे आप? यस खेला। क्रिकेट में कभी सुना है हाफ वॉली शॉट? हाँ नाम हाँ? सुना है, लॉन टेनिस भी देखते होंगे। देखा है। कई लॉन टेनिस प्लेयर्स को कहा जाता है ये सर्व एंड वॉली प्लेयर हैं, सर्व करते हैं और उसके बाद वॉली के लिए आगे चले जाते हैं नेट के पास। बोरिस बेकर का नाम सुना होगा। तो वॉली क्या होता है? वॉली सर वॉली होता है जब बॉल जमीन पर गिरने के पहले आप उसे मार देते हैं। ओके। तो वॉलीबॉल तो वही है, जमीन पर नहीं गिरने देना हाँ जमीन पे नहीं गिरना चाहिए, इसीलिए वॉलीबॉल कहते हैं। थैंक यू। अच्छा, और आप हिंदी में यूजीसी नेट क्वालिफाई किए हुए हैं, सो नाउ यू कैन बिकम अ लेक्चरर आल्सो, अ प्रोफेसर आल्सो। सर मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर था, तो इसीलिए, और मैंने एमए भी किया था, तो फिर मैंने यूजीसी नेट दिया था। लेकिन टीचिंग में कोई रुचि नहीं है? नहीं सर, टीचिंग में कोई रुचि नहीं। अच्छा, क्यों? क्योंकि वहाँ यूनिफॉर्म नहीं होता इसलिए? नहीं सर ऐसा नहीं है, टीचिंग में रुचि नहीं है, सिर्फ इसमें यूनिफॉर्म जॉब में ही था। अच्छा, मैथमेटिक्स भी पढ़ा हुआ है आपने? यस। कुछ लोग कहते हैं कि यूनिवर्स इज मैथमेटिक्स, दिस यूनिवर्स दैट वी लिव इन इज मैथमेटिक्स। क्या आशय है इस कथन के पीछे का? सर एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, अनुमान कर सकता हूँ कि क्यों कहते हैं। हाँ कीजिए। सर यूनिवर्स ये एक बोला ही गया है अनुमानतः, पता किसी को नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जो यूनिवर्स है उसका एंड पॉइंट कुछ हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, या इन्फिनिटी है। तो जो मैथमेटिक्स है उसमें इन्फिनिटी की बहुत ज्यादा वैल्यू है, तो इस संदर्भ में कहा जा सकता है। कुछ पैटर्न से भी रिलेटेड है? मैथमेटिक्स हैज समथिंग टू डू विद पैटर्न्स आल्सो। पैटर्न सर डिस्क्रीट, मतलब मैथमेटिक्स को डिस्क्रीट कहा जाता है, जो कि प्रूफ किया जा सके या उसके कुछ वैल्यूज हों, उसके रेफरेंस में कहा जा सकता है। तो इस पैटर्न में, क्योंकि एग्जैक्ट पैटर्न क्या है ये तो मुझे नहीं पता। आर न्यूमेरल्स, आर नंबर्स रियल और एब्स्ट्रैक्शंस? सर ये रियल नंबर्स में नहीं, एब्स्ट्रैक्ट में हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स में या एब्स्ट्रैक्ट में होते हैं। रियल नंबर में इस चीज को डिफाइन नहीं किया गया यूनिवर्स में। ठीक। यस सर। अपने क्लास 12 किस जिले से किया था? सर वो छत्रपति साहू जी महाराज नगर का, उस समय जब मैंने 12th किया था, उस कुछ टाइम के लिए उसको चेंज कर दिया गया था, अभी उसका वर्तमान नाम अमेठी है। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, तो ये क्या नाम, आपने अरबिंदो कॉलेज में पढ़ा है? यस सर। और अरबिंदो कॉलेज है साउथ कैंपस में है, यस है कि नहीं? यस सर। क्या नॉर्थ कैंपस के कॉलेज और साउथ कैंपस के कॉलेज में कोई खास फर्क है क्या? सोच के बताइएगा। सर वर्तमान में देखा जाए तो ऐसे कोई डिफरेंस नहीं है। उस टाइम में जो सिलेक्शन प्रोसेस होते थे, जिनके ज्यादा मार्क्स होते थे उनको नॉर्थ कैंपस अलॉट होते थे, और जिनके कम मार्क्स होते थे उनको साउथ कैंपस अलॉट होते थे। एम्बियंस और कल्चर में कुछ फर्क है? इन्वायरमेंट, एम्बियंस, कल्चर, माहौल जिसको हम कहते हैं, माहौल अलग है नहीं कि? हाँ सर, नॉर्थ कैंपस का और साउथ कैंपस का इस मामले में भी अलग है कि जो नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस हैं वो लगभग एक साथ कई कॉलेजेस हैं यहाँ पे, हिंदू कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, रामजस कॉलेज, तो कई सारे लगभग 7-8 या कॉलेज एक साथ हैं। जबकि साउथ कैंपस में ऐसा कहीं भी नहीं है।
सारे कॉलेजेस अलग अलग हैं। ऐसा है क्या? और वहाँ विंडो पे कॉलेज के बगल भी एक कॉलेज है? 2-3 कॉलेजेस ही हैं सर, हाँ। वो वेंकटेश्वर कॉलेज, हाँ ARSD, हाँ मोतीलाल कॉलेज, वो yes, 2 ही 3 हैं जो उस कैंपस के आसपास हैं। हाँ। बाकी यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस एक साथ। अच्छा ओके। एक CCTNS नाम की चीज है, उसके बारे में क्या जानते हैं आप? CCTNS कभी सुना है? नहीं CCTNS, नहीं सुना यस है? यस सर, यस अगर नहीं सुना है तो समय नुकसान करने की जरूरत नहीं है। सर। वो सुना है तो बताइए। सर क्राइम से रिलेटेड जो डेटा संग्रहित करते हैं उसके बारे में क्या क्या फुल फॉर्म होगा? फुल फॉर्म नहीं पता सर। अच्छा, ये पुलिस रिफॉर्म के संबंध में सदियों से, मैं कहूँगा सदियों के ऊपर से बहुत सी कमेटी और कमीशंस बने हैं। यस सर। तो इसमें कमीशंस कौन कौन से थे, आपको कुछ याद है क्या? सर एक रिवेरो कमीशन था हम्म और एक मलीमत कमेटी थी। हमको केवल कमीशन चाहिए, कमेटी नहीं चाहिए। सर अभी रिवेरो कमीशन का ही नाम है? याद आ रहा है। यही 2 कमीशन का नाम। अनफॉर्चुनेटली दोनों ही कमेटी है, कमीशन इनमें से दोनों में से कोई नहीं है। तो फिर सोचिए कोई कमीशन याद आता है? नहीं। चलिए, कमीशन। तो सर, अच्छा, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिफॉर्म्स के संबंध में गाइडलाइन दी थी, वो कौन से केस के बारे में थी और कब दी गई थी? प्रकाश सिंह केस था सर, जिसमें अच्छा। उन्होंने रिफॉर्म के लिए कुछ नियम बताए थे। हाँ हाँ। तो प्रकाश तो सिंह वो हुआ था। क्या इम्प्लीमेंट हो पाया? कब की है, कितने पुराना है? सर आई थिंक 2006 की है। अच्छा, और क्या वो सब इम्प्लीमेंट हो पाए? नहीं सर, अभी क्या उसके कारण है, इम्प्लीमेंट ना होने का कारण क्या है? उसके कुछ पॉलिटिकल कारण भी हैं सर। मैक्सिमम देखा जाए तो पॉलिटिकल कारण ही है, क्योंकि उसमें जो चीजें अप्लाई करने के लिए की गई थी, जैसे जो DGP हैं उनके टेन्योर को फिक्स करने की बात की गई थी, और कुछ जो है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की अवमानना में नहीं आता है अगर उन्होंने कहा फिक्स कर दो और तुम बोल रहे हो नहीं फिक्स करेंगे, तो अवमानना नहीं होती है क्या? सर ये उन्होंने सुझाव दिया था हाँ, स्टेट हाँ। को लागू करने के लिए। हाँ, स्टेट्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम धीरे धीरे इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कुछ लेवल पे। अच्छा, जैसे एक बोर्ड बनाने की बात है, तो कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने बनाए हैं बोर्ड इस पे लेकर के, जो उनके ग्रीवांसेस को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो कोई कंटेम्प्ट इसमें नहीं फाइल हुआ है? कंटेम्प्ट के बारे में सर मुझे अच्छा, नहीं ठीक idea। है। अनुराग, आपने अपनी ये जो एक्टिविटीज में लिखा हुआ है विपासना मेडिटेशन, यस मैम। सो इसके बारे में बताइए, आपने ये क्यों अडॉप्ट करी, इसका क्या यूज है, सिग्निफिकेंस है आपकी लाइफ में? मैम ये मैंने स्टार्ट किया था 2020 में, क्योंकि इस प्रिपरेशन में एक स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है, और ताकि आप अपनी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएं और अपने आप को काम एंड कंपोज रख पाएं। तो इसलिए मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था, तब से मैं विपस्सना मेडिटेशन करता हूँ और उसके मुझे काफ़ी सारे लाभ दिखे, तो इसको मैंने एज अ हॉबी परस्यू कर लिया। तो विपासना से क्या मतलब है? कोई स्पेशल टाइप का मेडिटेशन है? यस मैम, ये वो मेडिटेशन है जिसके थ्रू महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तब उन्होंने इसी चीज के थ्रू उनको निर्वाण मिला था। ये वही मेडिटेशन। ओके, सो आपको नहीं लगता इस मेडिटेशन को प्रैक्टिस में लाके आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक्शन ओरिएंटेड काम है जो आप परसीव करने जा रहे हैं और जिसके लिए आप एम्बिशियसली आगे बढ़ रहे हैं, उसमें कुछ फर्क आएगा? ऑपोजिट वर्क करेगा ये? नहीं मैम, विपस्सना मेडिटेशन जो है आपको ऑब्जर्व करना सिखाता है कि आप क्या फील कर रहे हैं, क्या सेंसेशंस हैं, ताकि आप अपने काम को अच्छे से कर सकें, अपने आप को गाइड कर सकें। तो हो सकता है ये चीज जिससे मुझे लगता है कि इसको करने से मुझे जो काम करने हैं बाहर के, वो और अच्छे तरीके से और सुगठित तरीके से कर सकता हूँ। क्योंकि इसके लिए एक एग्जाम्पल है मैम इसके रिलेटेड। जब किरण बेदी जी जेलर थी एक टाइम के लिए, तो उन्होंने वहाँ के जो कैदी थे उनको मेडिटेशन ये परस्यू करवाया था, तो काफ़ी सारे बदलाव, काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले। तो जो इंटरनल एवोल्यूशन की बात होती है मेडिटेशन के थ्रू, और एक होता है एक्सटर्नल डेवलपमेंट, इनमें कौन सा लिंकेज है? मैम जो बाहर के डेवलपमेंट होते हैं, अगर हम अंदर से उसको चेंज नहीं करते हैं या अंदर से उसको परस्यू नहीं करते हैं,
तो वो इम्पैक्ट सिर्फ बाहर से सिर्फ दिखावा जैसा हो जाता है। शायद हो सकता है उतना अच्छे तरीके से हम उसको परस्यू ना कर पाए। कोई भी चीज जो बाहर से है, कोई भी एक्शन जो हम बाहर पे लेते हैं, उसके पहले ऐसा माना जाता है कि उसके सारे एक्शन हम अंदर में उसको डिसाइड करते हैं, उसको स्ट्रेटजी बनाते हैं अंदर से, और जब हम अपने आप को अंदर से तैयार कर पाते हैं तो कोई भी काम हम अच्छे से बाहर कर पाते हैं। तो वो जो लिंकेज है वो बाहर का अंदर से ही है, यही चीज इसमें सिखाया जाता है। और डायरी राइटिंग कैसे हेल्प करता है आपको? डायरी राइटिंग मैम आपको अपने कोई काम को प्लानिंग करने में, स्ट्रेटेजी बनाने में, या आपने कोई गलतियां कहीं पे की हैं तो उसको सुधारने में, या कुछ आपको मोमेंट मिलता है जिसमें आपको कहीं कुछ ज़्यादा अचीव किया हो, कुछ खुशी हुई हो, या कहीं पे कुछ दुख के मोमेंट आए हो, तो उन सब की राइटिंग करने में ये हेल्प तो करता है। आप प्रैक्टिस एवरीडे करते हैं डायरी नहीं राइटिंग? मैम, एवरीडे नहीं, वीकली या फिर कोई बड़ा ओकेजन हो तो तब करता हूँ। मैथ्स आपका सब्जेक्ट था, साइंस का, Yes, ma'am. सो इसमें मैथ्स में मैथ्स और मेडिटेशन आपका हॉबी है, आप इन दोनों को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? मैम श्री अरविंदो ने इसी पे उन्होंने कनेक्ट किया था कि जो मेडिटेशन होता है वो लगभग डिस्क्रीट और मैथमेटिक्स की तरह होता है। आप दोनों को जब कनेक्ट करते हैं तो इसमें तब आप जाके पता चलता है कि जो मेडिटेशन है वो एक तरीके से साइंस है, आपको सोचने की तरफ ही ले जाता है। और मैथमेटिक्स मेनली जो है उसके थ्योरम्स जो होती हैं वो भी सोचने का ही काम करवाती हैं। कोई नाम आपको याद आ रहा है इससे रिलेटेड जो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है स्पिरिचुअलिटी और मैथ्स को कनेक्ट करते हुए? पुराना रामानुजन जी, उनको बहुत ज्यादा फेथ था सरस्वती जी पे, तो उनको ऐसा लगता था कि उनके जितने भी मैथमेटिक्स के फॉर्मूला हैं वो उनको सरस्वती जी बताते थे। आपको कोई ऐसा स्पेशल कोई आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ हो वो शेयर कर सकते हैं? मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं मैम, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन पे या फिर जो मुझे चेंज करने थे या उन सब पे रिलेटेड हुआ है। वो जो वहाँ पे एक्सपीरियंस करवाते हैं 7वें दिन पे जाकर के, 8वें दिन पे जाकर के, तो वैसा एक्सपीरियंस हुआ है। ओके, मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट है कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन, सॉरी याद नहीं? कॉन्वेक्सिटी सुना है मैम, काफी टाइम हो गया, बहुत याद टाइम हो नहीं। गया, नहीं करा होगा। ओके, थैंक यू। अनुराग, यस सर। आपको जब यूनिफॉर्म के बारे में पूछा गया तो आपने कहा कि इट विल डिनोट फिटनेस, डिसिप्लिन एक्सेट्रा। पर एक चीज आप भूल गए कहना, यूनिफॉर्म पहनने से क्या रिफ्लेक्ट होता है? सर यूनिफॉर्म सबसे पहले चीज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा, पिछले में जो मैंने नहीं रिपीट किया, मतलब नहीं बताया सर, वो यूनिटी को एक रिप्रेजेंट करता है कि आप नहीं, किस, अभी भी आप वहां से थोड़ा सा भटक रहे हैं। यूनिफॉर्म डिनोट्स लीडरशिप एंड अथॉरिटी, है कि नहीं? यस सर। अब आप मेट्रो रेल में जा रहे हैं, यूनिफॉर्म में आप पहुंचते हैं तो सब आपकी तरफ देख के ये समझते हैं हियर कम्स अ लीडर, ही मस्ट बी लीडिंग अ फोर्स। यस, तो इस तरह से इसको बोलिए। ओके सर। श्री अरविंदो का क्या कंट्रीब्यूशन था नेशनल मूवमेंट में? सर नेशनल मूवमेंट में इन्होंने अपनी शुरुआत एज ए रिवोल्यूशनिस्ट शुरू किया था। बाद में इन्होंने कई सारे जगह पे पार्टिसिपेट किया। वो 1906 का जो स्वदेशी मूवमेंट था उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था अप्रत्यक्ष रूप से। फिर इन्होंने कई सारे लेख लिखे जो क्रांतिकारी रूप से थे। रेडिकल ह्यूमनिज्म इन्हीं का था। सर ये उससे जुड़े हुए थे। नहीं, रेडिकल ह्यूमनिज्म किसने, इन्होंने दिया था या किसी और ने? सर नहीं मालूम। चाइना रिसेंटली केम विद 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स, यस, जिससे कि एक पूरे सब कॉन्टिनेंट में काफी इस पर चिंता हो गई है और एक आर्म्स रेस शुरू होने की स्थिति हो गई है। यस। इंडिया को इस परिस्थिति को कैसे मैच कर सकता है चाइना के 6th जनरेशन? हम लोग अभी 4th जनरेशन में ही उलझे हुए, वो भी आने में अभी 8-9 साल लगेगा। क्या तरीका हो सकता है?
सर अपने- प्रेजेंट हाँ बताइए। प्रेजेंट में इंडिया के पास 4.5 जनरेशन का आया air भी का- नहीं है, वो डेवलपमेंट स्टेज में है। सर 4.5 जनरेशन जो हमारा राफेल है वो 4.5 जनरेशन का है। है अच्छा, प्रेजेंट टाइम में। और हम जो 5th जनरेशन हमारे पास कितने स्क्वाड्रन है राफेल के? सर एक ही स्क्वाड्रन है अभी। बताइए। एक स्क्वाड्रन है, उसके पास J-20 का 100 स्क्वाड्रन है। सर जो डिफेंस की बात है उसमें हमने शुरुआत अभी की है, जो शुरुआत चीन ने अपने 1980s में शुरू किया था वैसी शुरुआत डिफेंस को लेकर के हमने अभी शुरू की है रिसेंट में। जैसे हमारे डेडिकेटेड जो डिफेंस कॉरिडोर्स हैं उसमें हमने अभी शुरुआत की है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं आने वाले नहीं, समय में। ऐसा है अनुराग जी, यस सर। let's not talk theoretical angle. We are talking of matching the 6th generation. अब डिफेंस कॉरिडोर यूपी में बनेगा, उससे 6th जनरेशन मैच होगा? 6th जनरेशन मैच करने के लिए हमको लीप फ्रॉग करना होगा टेक्नोलॉजी। वी विल हैव टू प्रोक्योर 6th जनरेशन फ्रॉम अब्रॉड। डिफेंस कॉरिडोर में क्या हो पाएगा? कुछ नहीं। इस तरह से थोड़ा विजनरी होके सोचिए, अब पढ़िए इसके बारे में। ये बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। पाकिस्तान 2 स्क्वाड्रन ऑर्डर कर चुका है F-35 का, which is 6th generation from the US. You don't have even 4.5 generation in with you. And to develop one generation of jet fighter, it takes 15 long years. It's not easy. Leapfrog भी करने में बहुत दिक्कत है। You don't have the technology. यहाँ आपस में वार्तालाप करते रहेंगे और टेक्नोलॉजी कहीं से कहीं बढ़ जाएगी। You get my point? So please read about it. What is soft power? सॉफ्ट पावर सर जो हम कल्चर के थ्रू या पीपल टू पीपल पावर को बढ़ाते हैं, जैसे इंडिया के जो डायस्पोरा है बाहर उनके थ्रू या एजुकेशन के थ्रू, इसके थ्रू जो जुड़ते हैं, इसको हम सॉफ्ट पावर के रूप में देखते अभी हैं। कुछ सॉफ्ट पावर का हुआ है कॉन्फ्रेंस 11 तारीख को। यस सर। कहाँ पे? सर वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। क्या चीज का कॉन्फ्रेंस हुआ है? सर उसमें हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, जिसमें हम इनवाइट करते हैं जो भारत के OCI या PIOs हैं, उनको हम उसमें इनवाइट करते हैं। Has UN become a toothless tiger? यूनाइटेड नेशन की कोई रेलेवेंस रह गई है? सर वर्तमान के कुछ मुद्दों को देखें तो जिसकी वजह से कहा जाता है उसको टूथलेस टाइगर, और उसकी रेलेवेंस अन्य पक्षों में बहुत ज्यादा है। भाई मुख्य पक्ष में है ही नहीं, तो अब WHO में बहुत है उसका रेलेवेंस, ह्यूमन राइट्स में रेलेवेंस है, वॉर हो रहा है रशिया और यूक्रेन में, वॉर हो रहा है इजराइल और सीरिया में, उसमें क्या रेलेवेंस है उसकी? सर उसमें जो रेलेवेंस इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि जो UNSC के मेंबर्स हैं, जो परमानेंट मेंबर्स वो हैं, मानते नहीं है बात। उनके पास वीटो पावर है। तब तो जब तक उसमें रिफॉर्म नहीं होगा तब तक उसमें कोई इंडिया UNSC का मेंबर कब बनेगा? सर वर्तमान में उसके पास मेंबरशिप नहीं है। परमानेंट UNSC का मेंबर बनने के लिए क्या अहर्ताएं हैं? सर वो रोटेशन बेस पे होता है, रोटेशन जो परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उसके लिए, और अलग अलग जो कॉन्टिनेंट है वहां से चूज किए जाते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले, इसके पहले इंडिया उसका मेंबर था, अभी उसकी मेंबरशिप खत्म हुई है। एक इकोनॉमिस्ट ने अब कहा था कि इंडिया बैकवर्ड इसलिए है कि बहुत सारे हॉलीडेज होते हैं इंडिया में, अब बंद रहता है ऑफिस। सुने हैं इसको? पूरा अभी सोशल मीडिया पर आया हुआ है। होता है ना कुछ ज्यादा हम लोग के यहाँ बंद, हॉलीडेज हॉलीडेज नहीं होता है? होता है सर, होना चाहिए सर, वो उसके दोनों पक्ष हैं। ठीक है, थैंक यू। अब उस पक्ष में हम नहीं जाते। अच्छा, अंतिम में एक सवाल का जवाब दीजिए। Yes, sir. हिंदी भाषा, हिंदी में MA भी किया है ना? यस सर। हिंदी भाषा का बाजार की अर्थव्यवस्था में क्या स्कोप है? सर वर्तमान में देखें तो जो सबसे बड़ा बाजार वो हिंदी भाषा का ही है। बहुत सारे पॉडकास्ट वो इंग्लिश में चलाए गए लेकिन वो चले नहीं, तो उनको हिंदी में ही कन्वर्ट करना पड़ा। लोग जो अपने कंटेंट बना रहे हैं वो मैक्सिमम कनेक्ट करने के लिए हिंदी में ही बना रहे हैं, और हिंदी जो है इंडिया लेवल पे ही नहीं, विश्व लेवल पे उसका तीसरा स्थान आता है भाषा के रूप में। जो भाषा की क्वालिटी, जनसंख्या की क्वालिटी?
जनसंख्या के रूप में सर। तो अधिकांश जनसंख्या तो भारतीय ही है। तो इसलिए उसका नंबर ज़्यादा है, तो जितने कंटेंट मैक्सिमम बनाए जा रहे हैं वो हिंदी में ही बनाए जा रहे हैं, एडवर्टीजमेंट हो। तो अगर वो बाहर की भी लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं तो वो उसके साथ साथ हिंदी भी यूज करते हैं। और इंडिया में चाहे साउथ का व्यक्ति हो या फिर नॉर्थ ईस्ट का व्यक्ति हो, वो अपने कनेक्टिंग के लिए हिंदी लैंग्वेज को ही यूज करता है। तो इसका बाजार बहुत बड़ा है। ठीक ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओवरऑल आंसर तो ठीक है, थोड़ा सा आंसर को रियलिस्टिक होना चाहिए, खासतौर से सेकंड पार्ट जो इंटरव्यू का था, थोड़ा सा रियलिस्टिक आंसर होना चाहिए। लाइक सर हैज टू पॉइंट आउट कि वो प्रैक्टिकल आंसर देना है। आंसर ओवरऑल अच्छे हैं, नो डाउट, नथिंग टू बी वरीड। कब है इंटरव्यू तुम्हारा? 6 को सर। 6 फेब। हाँ 6 फेब को। ठीक है, ओवरऑल ठीक है, मुझे तो ठीक लगा है। एक जगह मुझे गड़बड़ी थोड़ी सी लगी है, लाइक जैसे सर ने पूछा था कि टीचिंग में रुचि नहीं है, तो बड़ा रेडिकल जवाब था कि नहीं, मुझे टीचिंग में कोई रुचि नहीं है और मुझे केवल यूनिफॉर्म सर्विस में रुचि है। तो मेरा अगला सवाल ये होता कि व्हाई डिड यू फील देन आईएएस एंड आईआरएस एंड अदर्स? सर टीचिंग में ऐसे जनरल रुचि नहीं है। नहीं, मतलब इतना आपने एग्जाम दिया हुआ है इसलिए वो एग्जाम ही है टीचिंग के लिए। हाँ तो सर, वो उसका एग्जैक्ट कारण तो ये था कि मैंने एमए किया तो इसलिए दे दिया। नहीं, ये कहा जाना चाहिए कि सच कारण तो यही है। हाँ, तो इसका कोई जवाब बढ़िया ये कहा जाना चाहिए कि दिस सर्विस इज बेटर, जो हमारा जहाँ डाइवर्सिटी है या जहाँ पर सिविल सोशल सर्विस अथॉरिटी के साथ सोशल सर्विस कर सकते हैं, वो कहा जाएगा, नॉट टू डेनिग्रेट अदर प्रोफेशन। तो चूंकि पुलिस आपने नंबर 1 पे रखा हुआ है, Yes, sir. इसलिए पुलिस सर्विस में क्या क्या खास बातें हैं और क्या क्या उसमें विशेषताएं हैं, कैसे वो सबसे आपको अच्छा लगा, उसके बारे में जानकारी रखिए। सिर्फ यूनिफॉर्म का लोभ की बड़ी बात नहीं है, आप उन लोगों से मिलते हैं इस सर्विस में जो कि दुख में होते हैं और जिनको सहायता की आवश्यकता होती है, और उनकी सहायता आप उस समय करते हैं जब दूसरे उनकी सहायता नहीं कर पाते हैं, और उनका जो आप सहायता करते हैं उसके लिए वो आपके हमेशा ऋणी रहते हैं। सो यू हेल्प पीपल एट द टाइम व्हेन दे नीड इट मोस्ट। तो एक ये सर्विस की खास बात है। ठीक है, इसी तरह बहुत सी चीज़ें हैं, थोड़ा सा पढ़िएगा उसको, ठीक है। और ये पुलिस के रिफॉर्म्स के बारे में जो पहला कमीशन था 1901 या 1902 में बना था, पढ़िएगा, 1901 1902। और दूसरा कमीशन धर्मवीर कमीशन था, उसके बारे में जो कि जनता गवर्नमेंट के टाइम में बनाया गया था, उसकी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं एंड दे हैव बीन कोटेड इन मेनी अदर कमिटी रिपोर्ट्स। ठीक है, तो ये कमीशन और कमेटी के बीच में अंतर रखिए, एक बार पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नहीं सर, अभी मैंने हाँ, कल से स्टार्ट किया इसका। हाँ, तो और सीसीटीएनएस लेटेस्ट चीज है, क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स, ये इसी से सारा जो है पुलिसिंग आजकल हो रहा है, तो ये उसके बारे में जानकारी रख लीजिए, ठीक है। अनुराग, ओवरऑल यू हैव अ वेरी गुड पर्सनालिटी। बस कोशिश कीजिए कि आंसर्स जो आप दे रहे हैं वो थोड़ा सा उसमें ड्रैग है, ठीक है, तो एक बड़े रूटीन वे में चीज़ों को दे रहे हैं, जैसे कि 30 मिनट पूरा करना है तो कुछ बोल रहे हैं, उस तरह वाला है। तो दैट कैन बी मेड मोर इंसाइसिव। इंसाइसिव तब होगा जब थोड़ा आप उसमें स्पिरिट डालिए, तो वो एक कोशिश होनी चाहिए। अब जैसे सर ने पूछा था आपसे सॉफ्ट पावर के ऊपर क्वेश्चन, तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, आपने भी ठीक ही बताया, लेकिन जैसे ये दो वर्ड्स मिलकर ये शब्द बना ना, सॉफ्ट पावर, पहले आप पावर को डिफाइन कीजिए, उसके बाद बताइए कि सॉफ्ट क्या है, ठीक है। तो ये मतलब किसी भी इंटरव्यूअर को ना वो अटेंटिव बना देगा आपका जवाब, ठीक है। पावर, व्हाट इज पावर? पावर इज द एबिलिटी टू गेट द वर्क डन। कन्वेंशनल वे ऑफ डूइंग इट इज थ्रू some other means. Now you are using cultural factors, goodwill, right, human capital to get the work done, तो वो सॉफ्ट पावर हो गया। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप जो मोनोटोनी है आंसर गिविंग का उसको ब्रेक कर सकते हैं, और ये आपको पता है फिर भी यू आर नॉट रिजॉर्टिंग टू इट, ठीक है। तो दीज आर गुड इंटरव्यू टेक्निक्स दैट यू कैन डिप्लॉय टू गुड इफेक्ट, ठीक है। आप यू कैन कैरी इट थ्रू, that's why I'm sharing this with you. Okay, sir.
आपने जो शुरू में कहा कि मैं CRPF ज्वाइन कर लिया, Yes, sir. then midway I realized that CRPF training and UPSC preparation can't go hand in hand. You have to elaborate this answer. Did you find it very rigorous and time consuming? If you found it rigorous and time consuming, why didn't you anticipate it in the beginning? Why did you join the service? CRPF में रगड़ वाली ट्रेनिंग होती है, ये तो सब जानता है, कॉमन नॉलेज है, तो आप क्यों उसमें फंसे जाके कि छोड़ना पड़ा बीच से? आप ये आपका एरर ऑफ जजमेंट आ जाएगा इसमें। सर ये है एक पॉइंट जिस पे मैं पूछना चाहता था, क्योंकि हाँ, तो मैंने देखिए opt मैंने किया। आपको बता दिया, मैंने इसमें opt किया। आपको ये कहना होगा कि आई जॉइंड विथ एन enthusiastic माइंड दैट आई विल बी डूइंग द ट्रेनिंग and the rigor associated with it happily, but somewhere down the line I realized that it was too rigorous and I did not have time to prepare for my IPS or IAS. I think honesty will pay better than trying to camouflage it with all kind of lies. If you weave it with lies, you will be caught there. Main यहाँ reason तो थोड़ा ये है। आपका एरर ऑफ जजमेंट हुआ, आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए था। सर उसके लिए मैंने कोशिश किया था, 1 साल का एक्सटेंशन भी लिया था उसमें, पर वो दूसरी बार एक्सटेंशन नहीं मिल सकता। वो 1 साल दिया था। हाँ, एक्सटेंशन उन्होंने दिया था 1 साल में, तो मैंने 2023 का इंटरव्यू दिया था लास्ट में, तो लेकिन उसमें लास्ट फाइनल सेकंड एक्सटेंशन नहीं दिया, बोला कि आपको रिजाइन करना पड़ेगा। हाँ, सेकंड एक्सटेंशन नहीं दे सकते हो, तो मैंने उसको इसलिए ज्वाइन किया, मुझे लगा कि इसमें दोनों के साथ कर सकता हूँ। तो मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट, से दैट आई रिजाइन बिकॉज ऑफ दिस रीजन, आई कुड नॉट हैव कोप्ड विथ बोथ। It's a better answer. You are going to be an IPS officer, you have to be based, your whole personality should be based on honesty and मेन truthfulness. रीजन है सर, वो मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि मुझे उसके जवाब चाहिए। मेन कारण ये है कि वहाँ की प्रमोशन पॉलिसी अच्छी नहीं है। मुझे उसके ट्रेनिंग में बहुत अच्छा मजा आ रहा था, वो काफ़ी अच्छा था। उनका जो कॉस्ट है ट्रेनिंग का वो बहुत ज़्यादा हैवी है, 23.5 लाख रुपए 1 साल के, और एक लोअर पैसा लेता है ट्रेनिंग हाँ के हाँ, लिए। मैंने पे करके आया हूँ मैं वहाँ से। ये रिजाइन जो करता है they have to pay. हाँ, मैंने 3 महीने की सैलरी उनको पे की है वहाँ से रिजाइन करने के बाद। तो ये पता नहीं था पहले आपको? ये नहीं पता था। तो ये पता करते ना। पता था, लेकिन इतना अमाउंट है ये नहीं पता था। जैसे अलग अलग फोर्स का अलग अलग पैसा है। ये तो बड़ा ही एक कठिन समस्या है, इसका क्या मुझे भी होता बड़ा है? अच्छा लगा था। ये तो क्योंकि मुझे लगा अगर 10 लाख रुपए तक होंगे क्योंकि तो एक साल ये तो मैं अगर training कहिए, करता। अगर ये कहिएगा कि आई वाज एंजॉयिंग द ट्रेनिंग बट द कॉस्ट वाज टू हाई, एंड व्हाट इज द अदर पॉइंट? और प्रमोशन पॉलिसी प्रमोशन पॉलिसी पे डोंट स्पीक। इसीलिए सर You मैंने will be- ये दोनों you will यहाँ be पे नहीं en- बोला, वो मैं बोल भी नहीं You सकता, will सबसे be पहले भी discuss entering किया। a landmine, उसमें आप गड़बड़ा जाइएगा, ये सर से मैंने इसीलिए डिस्कस भी किया था क्योंकि ये दो जो बड़े मेजर रीजन वो है वो नहीं स्नेक बता पिट सकता। हो जाएगा, उसमें नहीं घुसना है। वो बोल भी नहीं सकता। अब वहाँ कोई एक्स CRPF का DG बैठा होगा, वो तो आपको एकदम offended and he will कोई give भी it back offend to हो you. जाएगा। तो हल्का आंसर हम तो समझते हैं, रिगर ऑफ द ट्रेनिंग में ही इतना झूठ बोल दो कि सर हमसे नहीं होता ये ट्रेनिंग, सर इसमें ये बहुत नहीं- टाइम लग रहा सर था। ये नहीं बोल सकता क्योंकि मेरा पहला चॉइस ही IPS है, क्योंकि अगर रिगरस ट्रेनिंग में मैं एंजॉय ही नहीं कर सकता नहीं, तो नहीं, तो rigorous- जा करके no, मुझे no, फिर से no, करना no. IPS। रिगरस ट्रेनिंग तो ठीक है, रिगरस ट्रेनिंग की वजह से टाइम नहीं मिलता। हाँ, ये मैंने ये कहो तो यही ना बोलोगे, और क्या मैं कह रहा हूँ? रिगरस ट्रेनिंग की वजह से टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। ये बोलोगे कि प्रोस्पेक्ट अच्छा नहीं है प्रमोशन का? नहीं, प्रोस्पेक्ट का नहीं सर, बहुत ज्यादा डिले, 12 साल लग रहे हैं उसमें, मैंने तो ये बोलना और नहीं उसमें है। वो भाई बोल तो नहीं वो सकता। रिफॉर्म चीज को करेगा ना, छोड़ उस दो। चीज को क्यों हाँ, वो उसमें तो मैंने घुसोगे? बार बार उसी को जा रहे हो। नहीं, मैंने उसको छोड़ दिया। मैं मना ये इसलिए डिस्कस कर रहा था सर क्योंकि मुझे उसके प्रॉपर आंसर चाहिए थे आप लोगों से कि कौन सबसे आपको अच्छी- कहा कि 12 साल लगता है? सर ये अभी तो डेटा फैक्ट है वहाँ का। तो लगता है तो लगता है, यहाँ तो नौकरी के लिए, यहाँ PhD किया हुआ सिपाही के लिए दौड़ रहा है नौकरी में। आपको एक मालूम है मिनट। बिहार में हाँ, एक MSc बॉटनी दौड़ रहा है सिपाही के लिए। आप जो है 12 साल का देख के भड़क रहे हो। मिल रही है नौकरी, यही कम भाग्य की बात है। MKS स्टाफ का एग्जाम में मैं कभी कभी जाता हूँ, खड़ा होता हूँ, मतलब एक से एक क्वालिफाइड डॉक्टरेट लोग But- MKS yes, मल्टीटास्किंग फोर्स,
मैंने चपरासी और अकाउंटेंट वो केवल सुनने में अच्छा लगता है सर, एमटीएस। सरकारी नौकरी मिल गई बाबू तुमको, क्लास 1 है ना ये हाँ, सीआरपीएफ। यू शुड थैंक योर ऑलमाइटी, हुएवर इज योर इष्ट देवता। 5 बार उनको सुबह से लेकर शाम तक प्रणाम करो। जॉब बहुत अच्छा है। तो अभी जो आप मामूली है। अब तो मैं रिजाइन कर चुका कोई सर, नहीं। तो उसके बारे तो में अभी आए आप कोई केवल- गम नहीं है, कोई गम नहीं नहीं रिजाइन। है, वो छोड़ चुका तो फिर हाँ। ठीक है, कोई देखो, नहीं। rigorous training is not something that you are shying away from because you have opted for IPS, ठीक है? So that is covered. दूसरी बात कि दोनों साथ साथ आप नहीं कर सकते, you tried your best, एक अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में। यही मेरा लॉजिक और यही जवाब है कि दोनों एक साथ यही बोल pursue रहे हैं। नहीं टाइम कर सकते। टाइम कंज्यूमिंग बोल सकते हो। टाइम यही बोल कंज्यूमिंग है, उसमें बिल्कुल टाइम नहीं सर। यही और इसके बाद अगर मैं उसको परस्यू करता तो वो कोबरा बटालियन में ले जाते, फिर तो ये सब खत्म नहीं था। बोल रहा है। अब तुम लगे अब नया नया ये सब नहीं, जो कोबरा reality सर, मैं बटालियन इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ सर, और- क्योंकि ये फैक्ट थे। Don't become क्योंकि अगर आप totally कोई accepted. आप कोई डिसीजन लेते हो तो आपको सारे एस्पेक्ट देखने पड़ते प्रोज हैं, एंड कॉन्स देखना पड़ता सारे है। देखने पड़ते हैं। It's okay. But then you see you are facing a UPSC interview. They will say that all these things you should have anticipated. You should have found out that CRPF में ये problems है। कोबरा बटालियन में आपको बस्तर और सुकमा में गिरा देगा हेलीकॉप्टर से कि अब आप जाइए नक्सलाइट्स को फेस करें। All these are issues. सर इसमें दिक्कत नहीं था सर, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे 2 चीजों में चूज करना था, या तो मैं सिविल चूज करूँ या तो फिर मैं इसी जॉब के साथ लाइफ टाइम परसू करूँ, इसलिए मैंने सिविल चूज किया। तो आपने उसको कर छोड़ लिया कर तो दिया। ठीक है, तो वही कारण था बस, ये कर लिया तो it's यहाँ पे ये मुझे यही चीज जानना भी था। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उत्तर आपका संतोषजनक है। अभी आप केवल ये कहेंगे कि जब मैंने एक्चुअल सर्विस ज्वाइन किया तो 2 ही 3 दिन में मुझे ऐसा महसूस हो गया, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ कि यहाँ तो एकदम ही पढ़ाई का समय नहीं मिल पाएगा, प्रिपरेशन का। और मैं जो प्रिपरेशन का जो माहौल है वहाँ से कहीं दूर आ चुका हूँ, इसलिए समय रहते मैंने वहाँ से रिजाइन किया। ठीक है, बस इतना कि किसी भी सर्विस के बारे में कुछ नहीं।